नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक मुलाकात। कहते हैं जब तक माँ बाप हमारे लिए इंतज़ार करते हैं तब तक हमें कभी उनके अकेलेपन का एहसास नहीं होता है, लेकिन एक दिन वही इंतज़ार हमारी अपनी ज़िंदगी बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की ही कहानी है जिसने अपना अकेलापन मिटाने के लिए जो रास्ता चुना, उसने न सिर्फ उसकी बल्कि कई और जिंदगियों की दुनिया भी बदल दी। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा अपने जैसे लाइकिंग वालों को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेंगलोर, एक शांत मोहल्ला। वहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा बंगला। उस घर में रहती थी सुमित्रा शर्मा। उम्र लगभग 65 वर्ष। चेहरे पर बड़ा अपनापन, बातों में भी मिठास और आंखों में हमेशा किसी का इंतजार। पति को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। अब घर में बस उनकी यादें थी और सुमित्रा जी। सुबह 5 बजे थे। आज भी सुमित्रा जी की नींद अपने आप खुल गई। वो सबसे पहले भगवान के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ती। अपने सभी परिचितों, मित्रों, नाते संबंधियों, अपने बेटे, अपने बेटी, पोते पोती और नवासियों के लिए भगवान से दुआ करती। फिर धीरे धीरे सिनेमा का कोई गाना गुनगुनाते हुए अपनी चाय बनाने लगती। लेकिन पहले उनकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर चली जाती। सुबह के 6 बज चुके होते हैं। उन्हें मालूम है कि इस समय लंदन में रात के 1:30 बजे होंगे। अभी रोहन को फोन नहीं कर सकती। उन्होंने खुद से कहा। रोहन, उनका इकलौता बेटा, 10 साल पहले नौकरी के लिए विदेश गया था। फिर वहीं उसने शादी कर ली। 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। सुमित्रा जी ने अपनी बहू को देखा है, पोतों को भी देखा है। भारत आना रोहन के लिए 2 साल में एक बार ही हो पाता था। सुमित्रा जी मुस्कुराकर बेटे की तस्वीर को देखने लगी। भगवान, बस बच्चों को खुश रखना, इतना कहकर वह रसोई में चली गई। चाय बन चुकी थी। 2 कप चाय बनाने की उनकी आदत आज तक बदली नहीं थी। चाय बनाते समय अनजाने में वह 2 कप निकाल लेती, फिर अचानक रुकती। दूसरा कप धीरे से वापस रख देती और उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी उतर आती। नाश्ता बनाकर वह अकेले ही डाइनिंग टेबल पर बैठती। 4 कुर्सियों वाली मेज, लेकिन बैठने वाली सिर्फ एक। कभी कभी वो सामने वाली कुर्सी को देखकर धीरे से बोल देती, रोहन, पराठा गरम है, जल्दी आ जा। और अगले ही पल उन्हें याद आता कि सामने कोई बैठा ही नहीं है। वे हल्के से मुस्कुरा देती और सिर झटक देती। बेटी का फोन। करीब 9 बजे। मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, नेहा। सुमित्रा जी का चेहरा खिल उठा। हाँ बेटी, उधर से आवाज आई। माँ, बस 2 मिनट बात कर सकती हूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटी, कैसी हो? सब ठीक है माँ। आप दवा समय पर ले रही है ना? हाँ बेटी, ठीक है माँ, शाम को आराम से बात करूँगी। फोन कट गया। पूरी बातचीत 1 मिनट 35 सेकंड। सुमित्रा जी कुछ देर तक मोबाइल की काली स्क्रीन को देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई बोली, बच्चे हैं, काम तो रहेगा ही, लेकिन दिल को समझाना हर बार आसान तो नहीं होता। समय काटना भी एक काम है। दोपहर तक उन्होंने पूरा घर व्यवस्थित कर लिया। वैसे तो मेड आकर खाना बना कर जाती थी, झाड़ू पोंछा कर जाती थी, कपड़े धो के टांग देती थी सूखने के लिए, और पुराने कपड़ों को तह करके रख देती थी। गमलों में उन्होंने पानी डाला, घड़ी देखी, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, अभी तो पूरा दिन बाकी है। वे टीवी चलाकर सामने बैठ गई। 5 मिनट समाचार देखे, 10 मिनट कोई धारावाहिक लगाया, लेकिन बोर होके टीवी बंद कर दिया। मन ही नहीं लगा कहीं। सोचा, चलो किसी से फोन पर बतिया लिया जाए। उन्होंने अपनी एक पुरानी सहेली शैलजा को फोन लगाया। हेलो, अरे सुमित्रा, तू बोल रही है? अभी बाद में बात करती हूँ,
बहू डॉक्टर के पास जा रही है। बस ना सलाम, न दुआ, न टाटा, न बाय बाय, फोन कट गया। उन्होंने अपनी चचेरी बहन को फोन लगाया। हाँ दीदी, ठीक तो हो? दीदी मैं अभी बैंक में हूँ, शाम को बात करती हूँ, आराम से बात करेंगे। फोन कट। फिर एक और रिश्तेदार। अरे माफ करना चाची, मीटिंग में हूँ, शाम को बात करता हूँ। ठीक है, आप ठीक तो हो? फोन कट। सुमित्रा जी ने मोबाइल मेज पर रख दिया और उदास नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे महंगी अगर कोई चीज है तो वो पैसा नहीं है, वो है किसी का समय। 4 बजे पड़ोसिन आई। सुमित्रा जी, चल रही हो मंदिर? मैं जा रही हूँ मंदिर में, आज भजन है वहां पे। चलो उषा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वे चली तो गई, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा। अभी उनका मन इतना विरक्त ही नहीं हुआ कि उन्हें भजन पसंद आते। भजन में भी उन्हें अपने घर परिवार, बच्चे सब याद आते रहते। भजन के बाद में सभी महिलाएं अपने अपने समूह में बातें करने लगी। कोई पोते की बात कर रहा था तो कोई बहू की, कोई तीर्थ यात्रा की। सुमित्रा जी कुछ देर बैठी। वे वहां रोजाना जाती नहीं थी, इसलिए उनका किसी से कोई विशेष परिचय न था। एक दिन पड़ोसिन ने कहा, अरे सुमित्रा जी, ऊपर का कमरा तो आपका खाली है, कोई लड़की पेइंग गेस्ट रख लो, घर में रौनक बनी रहेगी। सुमित्रा जी भी सोच ही रही थी उस बात पर, तो बोली, अरे जमाना अच्छा नहीं है उषा, अगर कोई गलत इंसान निकल गया तो मेरे बस की बात नहीं बाबा। रात घर में फिर शांति थी। घड़ी के टिक टिक और दीवारों पर पसरा सन्नाटा। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, पुराना एल्बम लेकर बैठ गई। उसमें एक तस्वीर थी, लगभग 40 साल पुरानी। तस्वीर देखते ही उनकी आंखें ठहर गई, आंखों में नमी भी आ गई। उनकी यादों का एक दरवाजा खुल गया। तब सुमित्रा जी सिर्फ 25 वर्ष की थी। नई नई शादी हुई थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पति की नौकरी और घर की जिम्मेदारियां। सुबह से रात तक बस भाग दौड़ और व्यस्तता। एक दिन उनकी माँ ने कहा, बेटा जरा रमा मामी को देख कर आना, कई दिनों से बीमार है। सुमित्रा बच्चों को स्कूल में छोड़कर फिर मामी के घर पहुंची। दरवाजा खुला, मामी चारपाई पर उदास सी बैठी थी, लेकिन इसे देखकर चेहरे पर खुशी आ गई। अरे सुमित्रा, तू आ गई? आ, बैठ ना बेटी, कितने दिनों बाद आई है तू। सुमित्रा बैठ तो गई, लेकिन वह बड़ी जल्दी में थी। वे बोली, बस मैं आपकी तबीयत देखने आई थी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ। अब क्या हमारा, अकेले पड़े रहते हैं। इधर सुमित्रा जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बच्चों को स्कूल से लाना है, शाम की चाय के बाद नाश्ते की तैयारी करनी है, भोजन का प्रबंध करना है। मन में कई विचार उठ रहे थे। धीरे से बोली, मामी, आप दवाइयाँ समय पर ले रही हैं ना? हाँ बेटी, ले ही रही हूँ। वो तुरंत बोली, मामी, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, शाम का काम भी करना है, मैं चलूँ? मामी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोली, बस 5 मिनट और बैठ जाना, बहुत दिन हो गए, मैंने किसी से बात नहीं की, कोई है नहीं बात करने के लिए, सभी तो व्यस्त है। सुमित्रा जी ने घड़ी देखी, फिर जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। अगली बार मैं आऊंगी ना मामी, तो बहुत आराम से बैठूंगी आपके पास, आज सच में देर हो रही है। मामी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरी उदासी छिपी थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है बेटी, भगवान तुझे हमेशा व्यस्त रखे, जिससे तुझे बोरियत ना हो कभी। सुमित्रा उस समय उन शब्दों का मतलब ना समझी, लेकिन आज 40 साल बाद उन्हें वह हर शब्द जो मामी ने कहा था सीधे दिल में कांटे सा चुभ रहा था, और मामी के अकेलेपन का, बोरियत का एहसास हो रहा था। उनकी आंखों की नमी आंसू के रूप में बह निकली। वो धीरे से बोली, मामी, उस दिन अगर मैं 5 मिनट बैठ जाती तो शायद आपका दिल थोड़ा तो हल्का हो जाता, थोड़ा सा तो अकेलापन बांट लेती मैं आपका। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, जिस दर्द को वो आज जी रही है वही दर्द मामी भी जी रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, तब वो समझ नहीं पाई। उसी शाम मोबाइल की घंटी बजी।
स्क्रीन पर नाम था महेश भैया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। महेश भैया बोले, कैसी हो सुमित्रा, ठीक तो हो? हाँ हाँ भैया, ठीक हूँ। सुन सुमित्रा, कल मैं स्नेह सदन वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। वहाँ हमारे मामा जी रहते हैं ना। मामी तो रही नहीं, अब अकेले रह गए तो वहीं रहते हैं, मालूम तो है ना तुम्हें। सोचा अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी मेरे साथ चली चलना, मामा जी से मिल लेना। सुमित्रा जी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ भैया, मैं भी चलूंगी। उन्हें नहीं मालूम था कि अगले दिन वो सिर्फ एक वृद्धाश्रम देखने नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन भरने जा रही थी। आखिर वृद्धाश्रम में ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी सोच ही बदल दी? क्या उन्हें वहां सिर्फ बुजुर्ग मिले या एक नया परिवार? अगले दिन सुबह 10 बजे महेश भैया अपनी कार लेकर सुमित्रा जी के बंगले पहुंचे। चले? सुमित्रा जी तैयार ही थी। उन्होंने दरवाजा बंद करके लॉक किया, फिर चुपचाप भगवान का नाम लेकर कार में बैठ गई। रास्ते पर दोनों के बीच में ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन सुमित्रा जी के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। आखिर कैसा होगा वृद्धाश्रम? क्या वहां रहने वाले लोग सचमुच हमेशा उदास बने रहते होंगे? करीब आधे घंटे बाद कार एक बड़े से लोहे के गेट के सामने रुकी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्नेह सदन वृद्धाश्रम। गेट के अंदर सुंदर बगीचा था। गुलाब के फूल खिले थे। कुछ बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। कोई कोई अखबार पढ़ रहा था, तो कहीं कोई तुलसी के पौधों में पानी डाल रहा था। सुमित्रा जी ने मन ही मन सोचा, यहाँ वैसा सन्नाटा तो नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। महेश भैया मामा जी के कमरे की ओर बढ़े। सुमित्रा जी वहीं बगीचे में एक बेंच पर बैठ गई। तभी करीब 70 वर्ष के एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उनके पास आ गए। नमस्ते बहन जी, आप नई आई है क्या यहाँ? सुमित्रा जी हल्का सा मुस्कुराई। जी, मिलने आई हूँ यहाँ पर, मेरे मामा जी हैं। बुजुर्ग हंस पड़े। अच्छा है, अच्छा है। यहाँ जो भी पहली बार आता है कहता है मिलने आया हूँ, और दूसरी बार आता है तो कहता है 2 घंटे और बैठूंगा। दोनों हल्का सा हंस पड़े। तभी एक महिला ने आवाज लगाई, अरे जोशी जी, आइए ना, कैरम शुरू हो गया है। जोशी जी ने मुस्कुराकर कहा, चलिए चलता हूँ। फिर सुमित्रा जी की ओर देखकर बोले, अगर आप बोर हो रही हो तो आइए, हमारी टीम में एक खिलाड़ी कम है। सुमित्रा जी झिझक गई, नहीं मैं तो बस। अरे, जोशी जी बोले, यहाँ शर्माने पर जुर्माना लगता है। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई। पहली बार कई दिनों बाद सुमित्रा जी भी खुलकर मुस्कुराई। कैरम की बाजी चल रही थी। 3 बुजुर्ग बैठे थे, जिसमें से 2 पुरुष और एक स्त्री थी। वहां बच्चों जैसी नोकझोंक चल रही थी। अरे, रानी मत लेना आप। जोशी जी फिर चीटिंग कर रहे हैं आप। आपका हाथ लाइन के अंदर आ रहा है, देखिए। पूरा कमरा उनकी बातों से हंसी से गूंज रहा था। सुमित्रा जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने हमेशा बेबस और दुखी समझा था, उनमें जीवन के लिए कितनी उमंग बची हुई है। खेल खत्म हुआ तो सब लोग चाय पीने बैठ गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई सरोज दीदी से। सफेद बाल, चेहरे पर तेज और आंखों में बड़ा अपनापन। उन्होंने पूछा, बहन, बेटा बेटी कहाँ है ना? हाँ हाँ है ना, बेटा लंदन में रहता है और बेटी बेटी हैदराबाद में। सरोज दीदी मुस्कुराई, तो फिर तुम भी हमारी टोली की निकली? दोनों हंस पड़ी। सरोज दीदी बोली, जानती हो, यहाँ हम सब की कहानी अलग अलग है, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा ही है। पास बैठे मिश्रा जी बोले, मेरे बेटे ने कभी मुझे घर से नहीं निकाला, मैं खुद ही आया हूँ, क्योंकि दिन भर दीवारों से बातें करने से तो अच्छा है यहाँ इंसानों से बातें कर लेता हूँ। एक और बुजुर्ग बोले, यहाँ दवा समय पर मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी दवा क्या है मालूम है आपको? एक दूसरे का साथ। उसी दवा से तो हम इतने जिंदा दिल हैं। सुमित्रा जी बस सुनती रही, सुनती रही।
हर बात उनके दिल में उतरती जा रही थी। वहां भी भजन था। सुमित्रा जी ने सोचा अब तो बोरियत होगी, लेकिन वहां भजन अलग अंदाज में था। शाम को छोटा सा हॉल सजाया गया, हारमोनियम निकला, ढोलक आई, सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए और भजन शुरू हुआ। लेकिन यहाँ कोई दिखावा नहीं था। भजन के बीच बीच में किस्से, हंसी, तालियां और पुराने फिल्मी गीत भी, जो कि सुमित्रा जी को बहुत पसंद थे। जोशी जी ने अचानक कहा, अब मेरी फरमाइश, लता जी वाला गाना। सबने मिलकर गाना शुरू किया। सुमित्रा जी भी अनजाने में ही धीरे धीरे उनके साथ गुनगुनाने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कई महीनों बाद वो दिल से गा रही है। वो एक वाक्य जिसने सब बदल दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुमित्रा जी एक बार फिर मामा जी से मिलाई। मामा जी को उन्हें देखकर दिली खुशी हुई थी। कह रहे थे, सुमित्रा आया करो ना बीच बीच में से यहाँ। सुमित्रा जी बस मुस्कुरा दी और उनका हाथ थपथपा के बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आई तो एक लगभग 80 वर्षीय वृद्धा लाठी टेकते हुए उनके पास आ गई और उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी अगले रविवार भी आओगी ना? तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा। बस यही एक वाक्य सुमित्रा जी के दिल में उतर गया। उन्हें अचानक मामी की याद आ गई। बस 5 मिनट बैठ जा। बहुत दिनों से किसी के साथ बातें नहीं की। दोनों आवाजें जैसे एक हो गई। लौटते समय कार में सुमित्रा जी एकदम चुप थी। महेश भैया ने ही पूछा, किस सोच में पड़ गई सुमित्रा? उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया आज समझ में आया, अकेलापन घर में नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब किसी के पास आपके लिए समय नहीं होता। कुछ देर बाद उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, महेश भैया आज इस एक मुलाकात में ही मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? महेश जी ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। यही कि मैं हर रविवार स्नेह सदन जाया करूंगी, सिर्फ मिलने नहीं, उनके साथ समय बिताने। अगले रविवार सुमित्रा जी के लिए नई शुरुआत का दिन था। सुमित्रा जी अपने हाथों से बने हुए पोहे और शक्करपारे लेकर पहुंची। किसी ने कहा, अरे हमारी सुमित्रा बहन आ गई। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कुर्सी खिसकाई, किसी ने पूछा, आज कौन कौन सा खेल खेलेंगे? धीरे धीरे रविवार उनके जीवन का सबसे सुंदर दिन बन गया। कभी ताश, कभी कैरम, कभी कविताएं पढ़ना, कभी अंताक्षरी, कभी किसी का जन्मदिन भी होता। वहां पे अक्सर वे लोग पूरे हफ्ते में पड़ने वाले जन्मदिन रविवार को ही मनाते थे। कभी किसी की पुरानी यादें, उनका पिटारा खुलता, और कभी साथ में बैठकर सिर्फ चाय और गप्पे। अब सुमित्रा जी का मोबाइल पहले की तरह हर घंटे नहीं बजता था, क्योंकि अब वो किसी के फोन का इंतजार करती नहीं थी। न वे खुद करती थी किसी को फोन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब कहीं और कोई उनका इंतजार करता है। एक रविवार वो 2 मिनट देर से पहुंची। गेट के अंदर घुसते ही 80 वर्षीय वही महिला दूर से बोली, देखो आ गई हमारी बेटी। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। उन्होंने दौड़कर उस महिला का हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मा। उस दिन उन्हें पहली बार लगा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, समय और अपनापन भी परिवार बना देते हैं। कुछ महीने बाद रोहन विदेश से आया। उसने देखा माँ पहले जैसी नहीं रही, ना उदास, ना बुझी बुझी सी। अब तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने पूछा, माँ आप इतनी खुश कैसे रहने लगी हो? सुमित्रा जी मुस्कुराई, बोली, पहले मैं सोचती थी रोहन, तुम लोग मेरे लिए समय निकालो। फिर समझ में आया जिसके पास समय है उसे किसी और का अकेलापन बांटना चाहिए। क्या? रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा माँ आपने? यही कि जिसके पास समय है उसे किसी और का अकेलापन बांटना चाहिए। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ लिया और एक दिन उसे स्नेह सदन ले गई। रोहन ने देखा दर्जनों बुजुर्ग
माँ को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनके घर की बेटी या उनकी बहू या किसी की ननद या किसी की बहन आ गई हो। उसकी आंखें भी नम हो गई। मित्रों, जीवन में हर इंसान बूढ़ा होता है, लेकिन हर बुजुर्ग को अकेला होना पड़े ये जरूरी तो नहीं। कई बार हम किसी की जिंदगी पैसों से नहीं, सिर्फ आधे घंटे से बदल सकते हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे कीमती उपहार महंगा मोबाइल, सोने के गहने या बड़ा सा घर या कीमती कपड़े नहीं है। सबसे कीमती उपहार है आपका समय। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेले रहते हो तो इस रविवार सिर्फ आधा घंटा उनके साथ बैठकर देखिए, बातें करके देखिए। हो सकता है आपका दिया हुआ वह आधा घंटा उसकी पूरी हफ्ते की सबसे बड़ी खुशी बन जाए, और शायद आपकी भी। क्योंकि जब हम किसी का अकेलापन बांटते हैं तब हमारा अपना अकेलापन भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहते हैं, इंसान को सबसे ज्यादा भूख रोटी की नहीं, अपनेपन की होती है। और जब यही अपनापन अपने ही घर में कम पड़ जाए तो दिल चुपचाप और उदास हो जाता है। मन रोने रोने को करता है। अकेलापन असहनीय हो जाता है। वक्त दुनिया की एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे हम बचा तो सकते हैं, लेकिन दोबारा चाहने पर भी उसी वक्त को वापस नहीं ला सकते काम में, क्योंकि वक्त एक बार गया तो गया। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आज अपने किसी अपने को सिर्फ 5 मिनट जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार किसी की पूरी दुनिया बदलने के लिए बस आपका थोड़ा सा समय ही काफी होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय बीत जाता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट हमेशा याद रहती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक कीजिए। कहानी के विषय में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।